हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपसे फिर मिले हैं कौन सी क्लास के साथ में आरआरबी से रिलेटेड हमारी क्लासेस, जैसा कि आप सभी को पता है, चल रही है। और नए नए क्वेश्चंस और बाकी जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने हम आरआरबी से रिलेटेड लेकर आते हैं। आज जो क्लास होने वाली है हमारी, वो क्लास होने वाली है हमारी कौन सी क्लास? 15 नंबर क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? 15 नंबर क्लास होने वाली है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, कृपया जाकर उसको भी जरूर देखें। आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगामी नर्सिंग ऑफिसर के आरआरबी एग्जाम जो है उसके अंदर ये बेहतरीन क्वेश्चन साबित होंगे और रामबाण क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछने जाने वाला है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड, किसमें नॉट इंक्लूडेड इन सीओपीडी। जैसे कि आप सभी को पता है सीओपीडी क्या होता है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे कि बात की जाए आपकी कौन कौन सी समस्याएं आती है, जैसे कि बात की जाए आपकी अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये तीनों ही चीजें क्या होती है आपकी सीओपीडी में आती है। अगर किसी व्यक्ति को ये तीनों ही समस्या है या फिर इसमें से कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो उसको क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बॉडी के अंदर लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल कंजप्शन कम हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि बात की जाए अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, तीनों कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सी आइडेंटिटीज जो है वो नॉट इंक्लूडेड, यानी कि नहीं रखा जाता है, किसको सीओपीडी में नहीं रखा जाता है। तो आप सभी को पता है निमोनिया कंडीशन जो है उसको सीओपीडी में नहीं रखेंगे, बाकी सारी जो कंडीशन है इसको आप सीओपीडी में रखते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अस्थमा से कहीं ना कहीं और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से कहीं ना कहीं और एम्फाइसीमा से कहीं ना कहीं व्यक्ति को सांस लेने में काफी समस्या हो रही है। और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है बॉडी को ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन हो जाता है बहुत ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का, और सीओपीडी आपको हो जाता है। तो ये आपका पहला उत्तर है कि भाई निमोनिया जो होता है इसको सीओपीडी के अंदर कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ये बात ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय, जो वेजाइना की एसिडिटी होती है वो कैसे मेंटेन की जाती है। तो आप सभी को पता है वेजाइना के अंदर एक प्रकार का बेसिलाई पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं डॉर्डेलिन बेसिलाई। क्या कहते हैं? डॉर्डेलिन बेसिलाई कहते हैं, जो कि क्या करता है, आपकी वेजाइना के अंदर जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। क्या करता है? पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है ना। तो दोस्तों पीएच को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? डॉर्डेलिन बेसिलाई करता है। तो सीधा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वेजाइना की एसिडिटी को मेंटेन करने का कार्य किसका होता है, तो डॉर्डेलिन बेसिलाई का कार्य क्या होता है, वेजाइना का एसिडिटी को मेंटेन करने का कार्य होता है। तो ये है आपका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑफ द चाइल्ड विद नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी नर्स जो है उसका प्राइमरी पर्पस प्राइमरी कार्य क्या होता है, जब भी वो क्या देगी, एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देगी क्लाइंट को, तो वो क्यों दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि आप सभी को पता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो कंडीशन होती है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके बच्चे के अंदर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने का कार्य बहुत जल्दी करना होता है आपको। तो नर्स सबसे पहले इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का प्रयास करती है, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देती है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या देना होता है, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, जिससे कि वो इन्फ्लामेशन हुआ है जो बॉडी के अंदर वो क्या कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट्रोपिन सल्फेट जो है इट एडमिनिस्टर्ड बिफोर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ईसीटी जो है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो किसको दी जाती है, आपकी साइकेट्रिक की एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं आप मेजर डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ये सब क्या है, ये साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, आपको ईसीटी देनी होती है। बात करें ईसीटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी का मतलब होता है। बात करें कितना वोल्ट देते हैं आप, 70 से लेकर 110 वोल्ट आप किसमें देते हैं, ईसीटी में देते हैं, ठीक है। अब बात करें कि सर ईसीटी देने से पहले आप एट्रोपिन सल्फेट क्यों दे रहे हैं, तो दोस्तों एट्रोपिन सल्फेट किस लिए दी जाती है कि आप सभी को पता है जब भी ईसीटी दी जाती है
तो आपके माउथ के सिक्रेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। माउथ के सिक्रेशन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके एयरवे के अंदर चले जाते हैं और व्यक्ति को क्या देखने को मिलता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, चोकिंग देखने को मिलती है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, आपके जो सिक्रेशन होते हैं माउथ के वो कहीं ना कहीं आपके एयरवे के अंदर ना जाए, उससे बचने के लिए आप ईसीटी से पहले आप व्यक्ति को एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का कार्य क्या होता है, ये जो सिक्रेशन जितने भी बॉडी के होते हैं उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। अब कम कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को जब ईसीटी दी जाती है तो आपको जो चोकिंग वाली समस्या है वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपने सबने देखा होगा ओबीजी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईडीडी को कैलकुलेट कीजिए। किसको कैलकुलेट कीजिए, ईडीडी को कैलकुलेट कीजिए। ईडीडी होता क्या है दोस्तों, ईडीडी मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे का जन्म कब कौन सी तारीख तक हो जाता है। अगर आपको एलएमपी पता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड पता है कि महिला को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी, तो आप एलएमपी को निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या कहा जाता है, नेगल्स फॉर्मूला होता है। हम बता दें नेगल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपको लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड पता है तो आप उसके अंदर क्या कर देंगे, 1 ईयर को प्लस कर देते हैं। किसको प्लस कर देते हैं, 1 ईयर को प्लस कर देते हैं। 1 ईयर को प्लस करने के बाद में आप 3 मंथ को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 मंथ को माइनस कर देते हैं और 3 मंथ के बाद में आप क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 7 डेज को। ये आपका फॉर्मूला होता है नेगल्स फॉर्मूला। अब बात करें, जैसे कि हमने बात की कि एक महिला है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आई थी, 1 जनवरी को आई थी। कब आई थी, 1 जनवरी को आई थी। तो 1 जनवरी इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया है ना। अब क्या हुआ है, इसके अंदर आप क्या जोड़ देंगे, 1 साल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 1 साल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो 1 जनवरी 2024 को क्या आया है, इसका मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है लास्ट। अब 1 साल आपने जोड़ दिया तो 1 जनवरी 2025 आ गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, आपको 3 मंथ माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 मंथ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, ठीक है, नवंबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली नवंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं नवंबर, हाँ चलिए दोस्तों, तो 1 मिनट रुकिएगा। 3 मंथ माइनस करना है तो आपका क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, रुकिएगा एक बार। तो क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आप माइनस भी कर सकते हैं। ये तो आपका ये देखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया ना आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या इजी है, लेकिन एलएमपी का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 9 मंथ प्लस 7 डे, तो एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, ये तो एक इजी फॉर्मूला है आपके लिए जो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन नेगल्स रूल्स की बात की जाए तो देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर बात की, 1 जनवरी 2025 को क्या है आपका हो जाएगा 2024 के अंदर, जनवरी के अंदर 2024 के अंदर एलएमपी लास्ट डेट आई है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो 1 जनवरी 2025 1 साल प्लस कर दीजिए, 3 मंथ माइनस कर दीजिए, ठीक है, और प्लस 7 डेज कर दीजिए। अब इजी तौर पे बात की जाए तो इसका फॉर्मूला ये आप याद रखिएगा, एलएमपी वाला, क्योंकि दोस्तों एलएमपी जो होती है इसके अंदर आप 9 मंथ को जोड़ दीजिए और प्लस 7 डेज को जोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, इजी फॉर्मूला है, इससे आप एलएमपी निकाल सकते हैं। इतना लंबा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा होता है, देखिए वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा होता है सभी को पता है। वेक्टर जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, वेक्टर एक प्रकार का ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन्फेक्शन को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है, इन्फेक्शन को फैलाने का कार्य करता है। टिक्स जो होते हैं, टिक्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। कीट पतंगे जो होते हैं ना, उनको टिक्स कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। तो ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ नहीं है, सीधे से क्वेश्चन पूछा गया था कि वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो टिक्स जो होते हैं वेक्टर का एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं हम लेप्रोसी को क्या कहा जाता है, लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है लेप्रोसी जो होता है, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, इसको जानते हैं अपन हैंसन डिसीज के नाम से। किस नाम से जानते हैं, हैंसन डिसीज के नाम से जानते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब ज़्यादा समझने लायक इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं
एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है दोस्तों? एपिग्राफी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा इसको। एपिग्राफी किसकी स्टडी होती है दोस्तों? तो एपिग्राफी स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की। किसकी स्टडी होती है? इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है। ये आपका बेसिकली रिसर्च वाले क्वेश्चंस में इनमें पूछा जाता है कि एपिग्राफी जो होती है वो किसकी स्टडी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एपिग्राफी जो होती है वो इंस्क्रिप्शन की स्टडी कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज। देखिए दोस्तों, एक आपने वर्ड सुना होगा, या तो लड़ाई करो या फिर भाग जाओ। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कंडीशन कब देखने को मिलती है, क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है। देखिए फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपका एक्शन जो होता है ना बॉडी का, उसको ही कहते हैं। अब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एक बार क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, शायद हमको क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शायद ये एक्सेप्ट करके पूछा है इसने, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करके पूछा है। तो दोस्तों एक्सेप्ट करके पूछा है इसने, तो एक्सेप्ट हमने नजर नहीं आया था एक्सेप्ट का। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सेप्ट पूछा है इसने, तो एक्सेप्ट में तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसमें पूछा गया है कि कार्डिक आउटपुट इन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के अंदर कौन सी चीज नहीं देखने को मिलती है, ये पूछा गया है। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से सेट कर देते हैं। चलिए हाँ, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के अंदर कौन सी चीज देखने को नहीं मिलती है, ये पूछा गया है उत्तर। तो नहीं में तो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, जब भी फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, जब भी आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, डॉग पड़ जाता है, डॉग पीछे लग जाता है, तो आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है, आप बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो ये चीज तो सही हो गई। आपका बीपी भी बढ़ जाता है, ये चीज भी सही हो गई। आप मेंटली क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज भी सही होगी। लेकिन आपका कार्डिक आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा डिक्रीज, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ज्यादा बॉडी के अंदर बीपी बढ़ रहा है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, तभी तो बीपी बढ़ेगा ना। तो यही चीज पूछी गई, कौन सा एक ऐसा रेस्पॉन्स है जो कि आपका देखने को नहीं मिलता है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के अंदर, तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। तो ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बल्कि क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है कार्डिक आउटपुट। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सामने आपके क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। देखिए दोस्तों, आपने सभी ने सुना होगा मिलावट, खाने में मिलावट, घी में मिलावट, सभी ने सुना होगा। उसको क्या कहते हैं अपन, अडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब मान लो फूड अडल्ट्रेशन एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन के अंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसके अंदर क्या होता है, ये हमको पढ़ाया जाता है कि भाई कौन कौन से खाद्य सामग्री जो है उनके अंदर मिलावट की जा रही है, उसको ही अडल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। कौन सा एक प्रकार का ऐसा मेथड होता है जिससे आप बटर के अंदर से ना क्रीम के बटर फ्रॉम द क्रीम, मतलब कि सेपरेट करते हैं क्रीम और बटर को, मतलब कि क्रीम और बटर को सेपरेट करने का कौन सा एक मेथड होता है। तो आप सभी को पता है, जैसे कि आप घर के अंदर घी को निकालते हैं ना, घी को निकालते हैं, छाछ को आप बिलोते हैं, छाछ को बिलोते हैं, हिलाते हैं बहुत ज़्यादा उसको स्पीड से, तो आपके जो मक्खन होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और आपका जो पानी होता है वो नीचे की तरफ मूव आउट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली बटर और क्रीम दोनों क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। या आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर किसी चीज़ को आपको अलग करना है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है उसको, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं, तो आपको वाटर को नीचे करना है और ऊपर वाले कंटेंट को ऊपर करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए आप एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसके अंदर वो सॉल्यूशन को बहुत ही तेज गति से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इन। ग्लूकोज टॉलरेंस किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज टॉलरेंस किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप सभी को पता है, जब भी बॉडी के अंदर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी और हाइपर इंसुलिज्म हो जाएगा और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो इस तमाम ऐसी कंडीशंस जो है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपका ग्लूकोज का टॉलरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज का टॉलरेंस देखने को
मिलता है, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी को चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है, पिट्यूटरी का लेवल कम हो गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो ये सब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी को आवश्यक पड़ती है। इसलिए इसका एक टॉलरेंस जो है बॉडी का, ग्लूकोज लंबे समय तक बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द वो आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ग्लूकोज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स इज डन ऑफ। आपने देखा होगा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पढ़ा होगा आपने माइक्रोबायोलॉजी में। देखिए दोस्तों, आप जो ग्लास वेयर्स होते हैं, ग्लास के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ग्लास से बना हुआ है, उसको आप किस प्रकार से स्टरलाइज करते हैं? स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको आप क्या करते हैं, कोई भी आपके आर्टिकल जो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से भी क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, यानी कि पूरी तरह से क्लीन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अब इसमें पूछा गया है कि ग्लास वेयर जो होते हैं, ग्लास के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उसको स्टरलाइज कैसे करेंगे आप? तो आप सभी को पता है ग्लास वेयर जो होते हैं इसको स्टरलाइज किया जाता है आपका ड्राई हीट के द्वारा। आपको ड्राई हीट के अंदर जो सूखी हवा, जो गर्म हवा जो होती है, ड्राई हीट जो होती है, ठीक है, जैसे बात की जाए आपकी ग्लास वेयर्स को, ड्राई हीट जो होती है इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, जो मौजूद है ग्लास वेयर्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्स टू अबाउट। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट नर्सिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, वो नर्स को किस प्रकार से हेल्प करता है या किसके बारे में जानकारी देता है? तो आप सभी को पता है सोशियोलॉजी हमेशा सोसाइटी के बारे में या सोशल लाइफ के बारे में आपको जानकारी देता है कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, सोशल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सभी प्रकार के जो भी सोसाइटी के अंदर जितनी भी आपकी कंडीशंस होती है, ठीक है, इसके देखने के लिए आप क्या करते हैं, सोसाइटी की हेल्प लेते हैं, सोशियोलॉजी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। आज हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हमारा 54 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट। एक गैमेट के अंदर या फिर एक एग और एंड स्पर्म के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ओबीजी में पढ़ाएंगे हम पूरा। ठीक है दोस्तों, हर क्रोमोसोम जो होता है, हर जो गैमेट होता है, जैसे कि बात की जाए एग हो चाहे स्पर्म हो, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? तो आप सभी को पता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद रहता है किसके अंदर, चाहे वो ओवम की बात कर ले, एग की बात कर ले या फिर आप स्पर्म की बात कर ले, हर चीज का एक सेट मौजूद होता है क्रोमोसोम्स का, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? क्या बोलते हैं, नहीं पड़ती है। तो आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए कभी भी आपको लाइपेज की जरूरत नहीं पड़ती, लैक्टेज की जरूरत पड़ती है, सुक्रेज की जरूरत पड़ती है, अमाइलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइपेज की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में लाइपेज किसी भी तरीके से काम नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ एंड फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन प्रिटेंड्स टू द सिजेशन ऑफ। देखिए दोस्तों, एक लीगल डेफिनेशन क्या होगी किसी भी व्यक्ति की जब वो डेथ कर जाएगा और ऑर्गन डोनेशन देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, मृत्यु के बाद में अंगदान करते हैं। तो एक लीगल डेफिनेशन क्या कही जाएगी कि व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और उसके ऑर्गन डोनेशन देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन के फंक्शंस काम करना बंद कर दे, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शंस है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है अगर किसी कारणवश, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेन डेड कहा जाता है। अब ब्रेन डेड किसी पेशेंट का हो गया है तो वो एक प्रकार से लीगल माना जाता है कि वो पेशेंट जो है वो अब क्या कर सकता है, ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो सबसे बाद में क्या करता है, काम करना बंद करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बात करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। इंट्राओशियस, ओशियस को कहा जाता है, बोन को कहा जाता है। इंट्राओशियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली यूज्ड इन द चिल्ड्रन। देखिए ओशियस क्या होता है, बोन के अंदर आप किसी दवा को दे रहे हैं, इंजेक्शन को दे रहे हैं, तो उसको कहा जाता है इंट्राओशियस। तो इंट्राओशियस को आप टिपिकली किन बच्चों के अंदर देते हैं ड्रग को, एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि
आपके जो क्रिटिकली इल पेशेंट जो है, जो बच्चे हैं जो कि जिनकी एज क्या है 6 साल से कम है, ऐसे बच्चे जो क्रिटिकली इल है, ठीक है, और 6 साल से कम उनकी क्या है एज है, तो उनको क्या दिया जाता है, बोन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है डायरेक्ट, यानी कि इंट्राओशियस ड्रग दी जाती है जो कि सीधी आपकी बोन के अंदर लगती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, सेरेब्रोस्पाइनल सीएसएफ फ्लूइड जो सिक्रेटेड किसके द्वारा होता है, तो सभी को पता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सिक्रेट किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा। कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा क्या हो जाएगा आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा आपका सिक्रेट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। द फर्स्ट नंबर ऑफ फिलोसफी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन वाज स्टेबलाइज्ड बाय, सबसे पहला जो फिलोसफी जो हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर और रिस्टोरेशन को लेकर जो दी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, वो दी थी फिलोसोफर ने दी थी, वो थी आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको पता है कि फिलोसफी ऑफ नर्सिंग जो है, ठीक है, वो किसने दी थी, आपकी जननी जो है, माता जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे तौर पर आपको डायरेक्टली याद करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आखिरी क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग एक्शन, कौन सा एक प्रकार का स्कोप है नर्सिंग रिसर्च का, नर्सिंग रिसर्च का कौन सा एक प्रकार का स्कोप है, वही पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि डेवलप द नॉलेज, आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज डेवलप होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कोप क्या है नर्सिंग रिसर्च का, नर्सिंग रिसर्च करने की वजह से किस प्रकार के स्कोप आप खुलते हैं, क्या आपको फायदा मिलता है। तो नर्सिंग रिसर्च करने की वजह से आपका जो नॉलेज हो जाता है किसका, डेवलप हो जाती है, नॉलेज डेवलप हो जाती है। नर्सिंग ऑफिसर जो बनते हैं आप, नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो जो भी होती है उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज को है डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए सभी लोगों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।